हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का सेट नंबर 7 आप लोगों के बीच लेकर के आ गए हैं, जो कि आपको वॉल्यूम 2 का है। ठीक है दोस्तों, टोटल आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखिए 20 दिया है, जिसमें क्या हम लोग 7 लगाने वाले हैं और इससे पहले 1 से 6 तक लेकर के हम लोग ने लगा लिया है। ठीक है, तो जिन दोस्तों ने नहीं देखा है, हमारे चैनल पर के प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहाँ से जाकर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और इसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खान सर का आपको 20 प्रैक्टिस सेट है प्लस 7 उसमें जो आपको 7 प्रीवियस ईयर दिया था वो, और आपको वॉल्यूम 1 आपको कंप्लीट करा दिया है मैंने प्लेटफॉर्म का। और ज्ञान बिंदु सर का भी आपको, जिसमें आपको 15 सेट दिया था, उसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। इन तीनों का आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, बारी बारी से जाके दोस्तों वहाँ पर आपको प्रैक्टिस कीजिए, फटाफट रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम का टाइम काफ़ी करीब होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जैसे भी आपको पीडीएफ की आवश्यकता है, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त करके आप लोग फुल रिवीजन कर सकते हैं। और दोस्तों साथ साथ इसे भी ध्यान रखें कि हमारे चैनल पर जो भी विजिट करके नहीं आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेस्ट सीरीज 7 का हम लोग प्रश्न देखेंगे। वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का है ये। तो आज का पहला प्रश्न है कि खाबाशा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। नाम याद रखेंगे, खाबाशा दादा साहेब जाधव, ये आपको किस खेल में ओलंपिक जीतने वाले पदक के पहले भारतीय बने थे। एक का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पर, कुश्ती। क्या में, किस खेल में? कुश्ती खेलते थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग 2 नंबर की। आर हरिकुमार, जो कि हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, कौन सा उनका क्रम है? क्रम याद रखेंगे, क्योंकि क्रम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा क्रम है। आर हरिकुमार नौसेना अध्यक्ष हैं, इनका आपको क्रम 25वां है। कितना है? 25वां क्रम है। साथ साथ आपको ये भी पॉइंट नोट करते चलेंगे कि वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो वायुसेना अध्यक्ष हैं जाकर के आपको वी.आर. चौधरी, विवेक राम चौधरी, जो कि उनका 27वां क्रम है। और भारत के वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना अध्यक्ष आपको मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे का आपको 29वां क्रम है। इन्हें का भी ध्यान में रखना है। भारत के वर्तमान में आपको मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। तो चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 खिताब के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? देखिएगा यहाँ पर कि आयोजित आपको लखनऊ में जो हुआ था आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 का खिताब पुरुष एकल विजेता कौन है? तो 3 का यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, ची यू जैन, ये चीनी ताइपे के हैं, ची यू जैन, इनका नाम याद रखेंगे। ठीक है, सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 का खिताब पुरुष एकल में ची यू जैन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर के। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? यहाँ ध्यान देंगे, आपको बांग्लादेश से जुड़ी हुई कितने राज्य हैं? तो 4 का आपको राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों डी हो जाएगा। ये 5 राज्य। कितने? 5 राज्य आपको बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। साथ साथ इसका आप एक ट्रिक याद रखेंगे दोस्तों 4 नंबर में, कि देखिएगा बांग्लादेश से जुड़ी हुई कौन कौन सी सीमाएं हैं। टोटल 5 देश हैं, 5 राज्य हैं। 5 राज्यों का नाम है आपको अब मित्र में। इसको इस तरह से ट्रिक बना करके याद रखेंगे, अब मित्र में। ठीक है, मित्र में। तो इससे आपको क्या हो जाएगा? देखिएगा, अ से हो जाएगा दोस्तों असम, ब से हो जाएगा बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, मी से हो जाएगा आपको मिजोरम मित्र, त्र से हो जाएगा आपको त्रिपुरा, और में से हो जाएगा मेघालय। तो इस तरह से आपको इसका ट्रिक याद रखना है। ट्रिक याद रखेंगे आपको, अगर इस तरह से भी प्रश्न दे देता है इसमें कि इनमें से कौन सी राज्य है जो कि बांग्लादेश से जुड़ी हुई नहीं है, 3 दे देगा आपको जुड़ी हुई, 1 नहीं देगा, तो वहाँ पर आपको ट्रिक याद रहेगा, तभी आप काम मार सकते हैं सही आंसर। तो आपको ट्रिक इस तरह से याद कर लेंगे, अब मित्र में बांग्लादेश से जुड़ी हुई, अ से असम, ब से बंगाल, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, में से मेघालय। टोटल 5 राज्य आपको कनेक्ट होता है। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है? देखिएगा, मिजोरम से, देखिए आपको अपने राज्य में ही दे दिया इस तरह का प्रश्न कि कौन से राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। तो 5 का यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा मेघालय। मेघालय का जो है ना मिजोरम से जुड़ी हुई नहीं है, अदरवाइज आपको असम, मणिपुर और त्रिपुरा जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा लखनऊ। कहाँ? लखनऊ। गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था? इसको इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, ये किस शहर में सूचित किया गया था? तो लखनऊ में सूचित किया गया था। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, चंपारण सत्याग्रह याद रखेंगे। चंपारण सत्याग्रह हुआ था कब? डेट याद रखेंगे, 1917 में। कब? 1917 में।
और राजकुमार शुक्ला ने ये आमंत्रित किया था, नाम इनका भी याद रखेंगे, राजकुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर की, भारत ने इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? काफ़ी ही आपको ये चर्चित प्रश्न है, आपको एग्जाम में भी आ सकता है। फंसे नागरिकों को इजराइल में फंसे के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। तो 7 का आपका देखिएगा राइट आंसर सी हो जाएगा, अजय। ठीक है, अजय, आपको अजय ऑपरेशन चलाया। इसको आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। याद करने के रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ, अजय देवगन ने जाकर के बचाया। ठीक है, ऑपरेशन अजय जो चलाया, अजय देवगन ने जाकर के बचाया इजराइल के नागरिकों को। तो ये मेरे याद करने की रिगार्डिंग बता रहा हूँ, इसको बस मजाक में ही लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर की, भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? यहाँ पर ध्यान देंगे, पहला भारत का AI स्कूल। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको भी ध्यान में रखेंगे, फुल फॉर्म ही पूछ देता है। तो ये स्कूल आपको कहाँ लॉन्च किया गया है? तो 8 का आपको देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 का यहाँ पर डी हो जाएगा, केरल में। कहाँ? केरल में AI स्कूल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 9 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, सिनेमा के क्षेत्र में। स्वर्ण कमल सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 10 नंबर के, निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? यहाँ पर ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 10 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, डॉक्टर जूलियस के नायरे। डॉक्टर जूलियस के नायरे को प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे कि प्रसिद्ध पुस्तक है एक, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? क्या है पुस्तक का नाम? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? 11 का यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, NR नारायण मूर्ति। NR नारायण मूर्ति का ये लिखा हुआ है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द क्या है? CTS, अल्टियस, फोर्टियस या सभी? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ये आपको सभी हो जाएगा दोस्तों। ठीक ना, क्या कि CTS, अल्टियस और फोर्टियस तीनों आपको ये ओलंपिक में आपको आदर्श वाक्य में शामिल होता है। साथ साथ इसे भी याद रखेंगे दोस्तों, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में जो CTS, अल्टियस और फोर्टियस का आपको जो मतलब क्या होता है, तो इसमें आपको देखिएगा, इसका अर्थ होता है आपको तेज का। तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा दोस्तों, CTS का मतलब होता है, यहाँ पर CTS का अर्थ हो जाएगा तेज होता है। इसको लिख देते हैं, इसको लिख लीजिएगा, तेज। अल्टियस का मतलब होता है यहाँ पर ऊंचा। ठीक है, ऊंचा। और फोर्टियस का मतलब होता है बलवान। ठीक है, बलवान। तो आपको इनमें आपको तीनों शब्द का मतलब होता है, CTS का तेज, अल्टियस का ऊंचा और फोर्टियस का बलवान, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे कि किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया UK अचीवर्स एंड ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? 13 का यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को ब्रिटेन में इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 14 नंबर प्रश्न है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? 14 का डी हो जाएगा आपको, भारत ने जीता। कौन? भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 15 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, 16 सितंबर को। कब? 16 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट है ये आपको, प्रतिवर्ष आपको ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2023 का थीम क्या है आपको? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको 16 नंबर, यहाँ पर देखिएगा मैथ है, मैथ के लिए आपको PDF में प्रोवाइड करवा दूंगा। PDF के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको कनेक्ट हो जाए टेलीग्राम, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 31 नंबर दोस्तों के, निम्न शासकों में से किस एक के समय उपनिषदों की फारसी में रूपांतरण किया गया था? कौन सा शासक था जिसके समय में आपको उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, शाहजहां। शाहजहां के बारे में एक और फैक्ट याद रखेंगे आप लोग दोस्तों कि स्थापत्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के कारण शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है, स्थापत्य के क्षेत्र में। और वहीं देखिएगा अकबर का भी आता है कि अकबर का आता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और न्याय की जंजीर से कौन विख्यात है? ये जहांगीर। इनको भी याद रखेंगे ये प्रश्न से, इस तरह का प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 32 का आपको राइट आंसर देखिएगा। पढ़ते हैं हम लोग, बाबर खानवा का युद्ध, जो कि बिल्कुल सही है। बाबर और खानवा का युद्ध जो हुआ था, बाबर और किसके बीच हुआ था?
ये राणा सांगा, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था ये आपको इनसे जुड़ा है, बिल्कुल सही है। हुमायूं का चौसा का युद्ध हुआ था, ये भी सही है। जहांगीर बल्ख का युद्ध ये आपका गलत है, डी आपको गलत हो जाएगा, जो कि डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? 1907 ईस्वी में पूछा जा रहा है। तो जो सूरत अधिवेशन हुआ था, 33 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, रास बिहारी घोष, ठीक है। रास बिहारी घोष थे आपको अध्यक्ष। सूरत अधिवेशन जो हुआ था 1907 ईस्वी में, जिसमें आपको कांग्रेस का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 34 नंबर के, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? अशोक का सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो 34 का यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर 13वां, ठीक है। 13वां जो है कि प्रधान शिलालेख है अशोक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 35 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है कौन सा लोक जनजातीय नृत्य? तो यक्षगान, विधि, यात्रा, झोड़ा। तो 35 का आपको राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर, ए हो जाएगा यक्षगान पहला ही, जो कि यक्षगान आपको कर्नाटक से संबंधित है। वहीं आपको एक चीज़ और याद रखेंगे कि आपको देखिएगा यात्रा बाउल ये सब आपको पश्चिम बंगाल में हो जाता है, झोरा ये आपको उत्तराखंड का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ओडिसी आपको उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको देखिएगा, आंध्र प्रदेश का आपको कुचिपुड़ी होता है, क्या होता है? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर के, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग में है। पत्तन का मतलब आपको बंदरगाह होता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग में है। तो 37 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि स्वेज नहर का देखिएगा, स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश पर पोर्ट सईद और दक्षिणी प्रवेश द्वार पर पोर्ट स्वेज आपको स्थित है। दोनों सिरों का मैं बता रहा हूँ कि उत्तर साइड में कौन सा है प्रवेश द्वार पर? पोर्ट सईद, और दक्षिणी प्रवेश द्वार पर पोर्ट स्वेज स्थित है। इनमें से आपको कोई दिया ही नहीं है। देखिएगा, काहिरा अलेक्जेंड्रिया स्वेज, काहिरा पोर्ट सईद दे रहा है, ये आपको गलत कॉम्बिनेशन है। तो 37 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथ साथ इसे भी याद रखेंगे कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में। आपको ये फैक्ट इसको ये याद रखेंगे, 1869 ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। कब? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दोस्तों 38 नंबर के, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? देखिएगा, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो 38 का आपको राइट आंसर सी होने वाला है, बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। 39 नंबर प्रश्न है कि शून्य आधार बजट की अवधारणा किसने दी? 39 का सी है आपको, पीटर ए पायर ने शून्य आधार बजट की अवधारणा दी। किसने? पीटर ए पायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई, ठीक है, बैंकों का बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आरबीआई की स्थापना वहीं आपको देखेंगे कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में। और इसमें नोटों का निर्गमन कब से स्टार्ट हुआ? 1938 ईस्वी से, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और 1949 में आपको इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई खालिस्तान सूची में सूचीबद्ध है। तो 41 का आपको राइट आंसर होने वाला है आपको डी, देखिए समवर्ती सूची में, कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। यह खालिस्तान आपको समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है, इसमें समवर्ती सूची में। 42 नंबर क्वेश्चन है आपको कि पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिएगा, कृषि के संबंध में यहाँ पर हम लोग पहचान करना है, तो यहाँ पर हम लोग बारी बारी से ऑप्शन पढ़ेंगे कि भारत में रबी की फसलें जो हैं अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो आपको रबी की फसल के रिगार्डिंग आपको बिल्कुल सही है ये, क्योंकि आपको अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों हैं? बिल्कुल नहीं, ये सब आपको रबी के समय में बोई जाने वाली नहीं है। आलू वगैरह बोया जाता है, लेकिन आपको धान वगैरह ये सब, धान, मक्का, चना, ये सब तो आपको खरीफ फसल में चला जाता है। औस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं, ये आपका सही है। तो 1 और 3 सही है, जो कि 1 और 3 आपको फर्स्ट वाले में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 43 नंबर हम लोग कि 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने
व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए खालिस्तान का दौरा किया। यानी कि कहाँ का आपको दौरा किया था 1917 ईस्वी में गांधी जी ने। तो यहाँ पर आपको 1917 में आप लोग सब लोग जानते होंगे कि 43 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में ही हुआ था ना, तो दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए गांधी जी ने चंपारण का दौरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 44 नंबर के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसको आपको सजाना है 44 नंबर को। तो 44 का यहाँ पर देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था तो कब हुआ था, 1919 में हुआ था। पहले यहाँ पर डेट जानेंगे तभी इसको हम लोग सजा सकते हैं। 1919 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1920-22, ठीक है, 1920-22 में हुआ था। और जाकर के ध्वज सत्याग्रह कब हुआ था, तो ध्वज सत्याग्रह 1923 में हुआ। कब हुआ, 1923 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो सॉरी देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर मैंने गलती लिख दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 है, यहाँ पर 1942 हो जाएगा। हाँ, ध्वज सत्याग्रह 1923 में। असहयोग आंदोलन यहाँ पर 1922 में। कब हुआ, 1920-22 मान लीजिए, 20 में स्टार्ट हुआ था, 22 भी देता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से कौन सा पहले आ जाएगा, तो पहले आपको आ जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, पहले एक आएगा। फिर उसके बाद आएगा जाकर के दोस्तों 1920-22 आ जाएगा असहयोग आंदोलन। एक के बाद 4 किस में है, एक के बाद 4 देखिएगा, एक के बाद 4 इसमें है, 44 का ये बी में है। फिर 3 आ जाएगा जाकर के, फिर 2 आ जाएगा। 3 नंबर में भारत छोड़ो आंदोलन, 3 में सॉरी 1923 में आपको ध्वज सत्याग्रह, और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 45 नंबर की, भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है। खरीफ देखिएगा, खरीफ की बुआई कौन से माह में होती है, तो 45 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में ये काट लिया जाता है। कब काटा जाता है, अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की, वह छोटी से छोटी इकाई। देखिएगा मैथ है, मैथ के लिए आपको मैं PDF प्राप्त करा दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन के लिए, वहाँ से आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। 60 नंबर प्रश्न देखेंगे कि हेक्टेयर का जो संबंध क्षेत्रफल से है वही संबंध पास्कल का आपको किससे हो जाएगा, तो दाब पास्कल का ऑब्वियसली आपको 60 का 1 हो जाएगा दाब से। हेक्टेयर आपको क्षेत्रफल से संबंधित है तो पास्कल का दाब होता है ऐसा इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 61 नंबर प्रश्न है कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, यानी कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से। तो 61 का आपको यहाँ पर आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी। सबसे ज़्यादा आपको भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, फिर उसके बाद लाल मिट्टी का है, फिर उसके बाद काली मिट्टी, फिर उसके बाद लेटराइट मिट्टी। बी आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर की, निम्नलिखित में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कौन से साल में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो 62 का राइट आंसर ए हो जाएगा 1955 ईस्वी में। कब, 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर की, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है। 63 का यहाँ पर राइट आंसर जो आपको डी हो जाएगा दोस्तों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है, यानी कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है ये, कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। 63 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर 64 नंबर की, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। कल्याणकारी राज्य का विचार है। 64 का यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कि भारतीय संविधान के ये भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर के, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया। पहली बार आपको पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया, 65 का देखिएगा चौधरी रहमत अली हो जाएगा। चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1933 ईस्वी में हुआ था, जिसका अर्थ था पवित्र देश। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 66 नंबर के, भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है। देखिएगा आपको पूछता है कि भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, तो 66 का आपको ये हो जाएगा जोंगखा। जोंगखा जो है ना, ये जोंगखा भूटान का आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंडारिन, तो चीनी भाषा को कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं के बारे में दिया जा रहा है, तो 67 नंबर देखेंगे हम लोग। 67 का यूक्रेन क्यू जो कि आपको ये सही है, सुमेलित नहीं के बारे में बोल रहा है। फिनलैंड हेलसिंकी सही है, और इथोपिया लुसाका यही गलत है आपको। सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। बोलीविया की राजधानी लापाज। सब आपको राजधानी दिया है यहाँ पर, जो कि आपको इथोपिया की राजधानी क्या है, आदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी क्या होता है, आदिस अबाबा, जो कि आपको लुसाका दिया है, जो कि गलत है, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 68 नंबर के, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको देखते हैं सुमेलित करके हम लोग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रचलित नाम और प्रमुख लिपि दिया हुआ है, प्रचलित नाम और प्रमुख लिपि। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सिंधु लिपि कहाँ हो जाएगा, सिंधु लिपि का हड़प्पा लिपि हो जाएगा, सिंधु लिपि का हड़प्पा लिपि हो जाएगा। फिर उसके बाद मलयालम लिपि का क्या हो जाएगा, करौली, मलयालम लिपि का कैराली लिपि।
तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि का हो जाएगा क्या, तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि का आंध्र लिपि, ठीक है, क्या हो जाएगा आंध्र लिपि, इसका आपको 2 हो जाएगा। मैथिली लिपि के 1 बच गया आपको तिरहुता लिपि, इसका आपको राइट आंसर ए होने वाला है, आपको ए राइट आंसर हो जाएगा 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 69 नंबर की, ऐमा नाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है क्या, ऐमा नाम का ये प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, तो कहाँ है आपको ये 69 का ये हो जाएगा आपको केरल में, कहाँ, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये, आपको VVI इसको लगा लीजिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो 70 का यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा BR मेहता को, किसको, BR मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी कहा जाता है। 71 नंबर प्रश्न है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता यानी कि सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है, 71 का यहाँ पर देखिएगा मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा, किसके द्वारा, मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक विकसित किया गया है। 72 नंबर प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, तो 72 का राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली में सुधार करना, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का ये उद्देश्य है, ये इसको ध्यान में रखेंगे, सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर की, राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या है, कौन तैयार करता है, 73 का देखेंगे, 73 का यहाँ पर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपको इसके बारे में एक और फैक्ट याद रखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, ठीक है, PM, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 74 नंबर की, किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं, कौन से सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों आपको सम्मिलित होते हैं, तो 74 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, ग्राम सरकार में, किसमें, ग्राम सरकार में विधायिका भी, कार्यपालिका भी और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर की, 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया, तो 75 का यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, इटावा और गोरखपुर में, कहाँ, इटावा और गोरखपुर में 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों में एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था, तो इटावा और गोरखपुर में किया गया था। यहाँ से आपका रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आप लोग PDF से प्रैक्टिस करें। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान, तो ऑब्वियसली आप लोग सभी लोग जानते होंगे, मैप अगर याद होगा तो ये आप लोग मैप से आप लोग बना सकते हैं इसको तुरंत, श्रीलंका क्योंकि आपको जैसे इस तरह से आपको भारत का जो आपको नक्शा है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से जो नक्शा है, यहाँ श्रीलंका यहाँ पर है, ठीक है, श्रीलंका यहाँ पर है ये, ठीक है, ये आपको पानी में है अलग से, तो श्रीलंका आपको थल सीमा से आपको नहीं जुड़ा हुआ, अदरवाइज आपको नेपाल, भूटान, पाकिस्तान ये सब थल सीमा से जुड़ा हुआ है, लेकिन श्रीलंका नहीं होगा, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 92 नंबर की, मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है, यहाँ देखेंगे मानस नदी जो है किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है, तो 92 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये भूटान से आपको इन करती है, भूटान से, कहाँ से, भूटान से मानस नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष से अपनाया गया था, 93 का आपको सी हो जाएगा 2010 में, कब, 2010 में भारतीय रुपया का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर 2010 में अपनाया गया था, डॉक्टर डी उदय कुमार, ये इसके आर्किटेक्चर कौन थे, डॉक्टर उदय कुमार, डी उदय कुमार, तो इसके डिजाइन पेश किया था, रुपया का नया डिजाइन क्या है, इस तरह से है, देखिएगा इस तरह से करके इसको काटा हुआ है, इस तरह से, ये आपको नया डिजाइन, यही आपको 2010 में आपको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 94 नंबर की, संस्कृत और शिक्षा का आधिकारिक वर्णित क्या है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित आपको जो है, तो 94 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, अनुच्छेद 29-30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 95 नंबर के, लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, ध्यान देंगे आपको, अच्छी प्रश्न है आपको, 95 का यहाँ पर सी हो जाएगा, राम सुभग सिंह जो है आपको लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता थे, क्या, विपक्ष के नेता। 96 नंबर प्रश्न है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, अगर कक्षा में आपको पीछे बेंच पर सबसे पीछे बैठा है और वो श्याम पट पर लिखा पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है, यानी कि जो आपको पाठ्य पुस्तक आपका जो बुक होता है, तो बुक तो नज़दीक से पढ़ा जाता है, यानी कि नज़दीक से, यानी कि कह रहा है कि उसको नज़दीक का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है, साफ साफ यही आपको कहना चाह रहा है, क्वेश्चन का तात्पर्य यही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन आपको सही हो जाएगा इनमें से, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, या विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास
आ गया है, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है, या विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। तो 96 का देखिए यहाँ पर राइट आंसर पहला ही हो जाएगा कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर चला गया है, क्योंकि दूर का उसको दिख रहा है, जो दोष होता है ना वही हो जाता है इसमें, ध्यान देंगे। तो दूर हो गया है नहीं कि दूर का दिख रहा है, नज़दीक का नहीं दिख रहा है, तो दूरदृष्टि दोष। इसको कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष। इसका निवारण क्या है दूरदृष्टि दोष के लिए? आपको उत्तल लेंस, क्या होता है? उत्तल लेंस, ठीक ना, उत्तल लेंस आपको निवारण कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर की, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? ये किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? तो 97 का आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा आपको, आंद्रे मैरी एम्पियर। किसने? आंद्रे मैरी एम्पियर ने यह सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर की, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो ये किसका आपको 287 हो जाएगा? आपको 98 का यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, क्लोरीन का 287 होता है। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों इसका देखेंगे कि 287 कैसे होता है। तो क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का 17 है, तो है परमाणु संख्या कितना होता है? 17। तो इस तरह से आपको देखिए, आपको समूह संख्या जैसे 1 2 3 ऐसे आवर्त होता है, तो उसका तत्व की संख्या आपको इस तरह से आपको मेंशन किया जाता है, 2 8 8 18 18 32 इस तरह से, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पर हम लोग इसके अनुसार आपको लेते हैं। जैसे 17 है तो पहले हम एक 2 लेंगे, ठीक है, ये 2 लिए, फिर उसके बाद 8 लिए, ये वाला 8 है, तो 2 और 8 कितना हो गया? 10 हो गया। तो 10 और 8 अगर अगला लेते हैं तो 18 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर मेरा 17 ही है, तो 17 लेना है, यहाँ पर 7 लिखेंगे। इस तरह से 287 होता है, इस तरह से तोड़ा जाता है इसको। तो क्लोरीन का यहाँ पर 17 का सी हो जाएगा, राइट आंसर 287 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 99 नंबर के, खाली स्थान उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अधिगम की सुविधा प्रदान करता है। तो 99 का आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेलनेट कहते हैं उसको। टेलनेट उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अधिगम की सुविधा प्रदान करता है। कौन? टेलनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 100 नंबर की, यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे छोटा स्मॉल RR कैपिटल YY में संकरण, यानी कि संकरण आपको कराया जाए, तो F1 के बीज में कैसे होंगे? F1 के बीज कैसे होंगे? तो 100 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, गोल और पीले। कैसे हो जाएंगे? गोल और पीले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 101 नंबर की, घरेलू साधित्रों को लघु पतन अथवा अति भारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? 101 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर? 101 का राइट आंसर बी हो जाएगा, फ्यूज का उपयोग। क्या हो जाएगा? फ्यूज का उपयोग है। यहाँ कह रहा है ना कि घरेलू साधित्रों को लघु पतन अथवा अति भारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? फ्यूज का उपयोग। हम लोग फ्यूज का उपयोग करते हैं ना बोर्ड में, वही कह रहा है यहाँ पर, फ्यूज का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 102 नंबर यहाँ पर के, शुष्काक्षिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक है, शुष्काक्षिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो 102 का यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। वहीं आपको विटामिन डी का आपको रासायनिक नाम भी आप लोग जानेंगे कि क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, के का होता है फिलोक्विनोन, ए का होता है रेटिनॉल। इसको सबको सारे का वैज्ञानिक नाम भी साथ साथ याद रखेंगे। 103 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, तो 103 का ए हो जाएगा आपको, परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व। परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व जो है कि अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर की, वायु का वेग संबंधित है, तो वायु का वेग संबंधित 104 का आपको सी हो जाएगा, दाब प्रवणता से संबंधित है। वायु का वेग किससे संबंधित है? दाब प्रवणता से संबंधित है। 105 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? 105 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, आइजैक न्यूटन के द्वारा। ये इस तरह से आपको देखिएगा, ये प्रिज्म होता है, यहाँ से आपको सफ़ेद प्रकाश आपको गुजारा जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 भाग में आपको बढ़ जाता है, जिसको आपको विब्ज्योर कहते हैं, VIBGYOR। नीचे से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से। तो इससे पूछ देगा आपकी सबसे कम अपवर्तित होने वाला प्रकाश कौन सा है? तो यहाँ आपको विब्ज्योर वायलेट हो जाएगा, बैगनी, और सबसे ज़्यादा और सबसे कम विचलित होने वाला प्रकाश लाल हो जाता है, रेड। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछता है, इसको भी याद रखेंगे। तो इसका आपको राइट आंसर सर आइजैक न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा यहाँ पर रीजनिंग आप लोग प्रैक्टिस करेंगे PDF से।
121 नंबर प्रश्न है कि एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। 121 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, परागन, निषेचन, भ्रूण, फिर नवोत्भेद। ये आपको सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 122 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो 122 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्लास्टिक आपको कुचालक है, इससे आपको विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता है। उसी को कुचालक का मतलब होता है जिससे आपको विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता है उसी को। अदरवाइज आपको देखिएगा तांबा हो गया, चांदी हो गया, चांदी तो सबसे अच्छा चालक है, सबसे सर्वोत्तम चालक होता है आपको सुचालक होता है विद्युत का। एल्युमिनियम भी हो गया, तांबा भी हो गया, लेकिन प्लास्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको। तो 123 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4, इसे भी ध्यान में रखेंगे। यानी कि धान और दलदल वाले खेत जो होते हैं उनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, कौन सी गैस रिलीज होती है, तो CH4 आपको मीथेन आपको गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। यानी कि कौन सी विटामिन की अगर कमी हो जाएगी तो घाव अगर आपको हो जाता है यदि किसी भी कारण से, तो घाव से आपको अत्यधिक रक्तस्राव होता है। तो 124 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विटामिन के की कमी। यानी कि विटामिन के की कमी अगर बॉडी में हो जाती है ना, तो रक्त का ये थक्का नहीं जम पाएगा आपका। जब भी जो भी अगर कट गया या घाव बन गया, तो रक्त का जो है कि ब्लड क्लॉटिंग जब होता है तभी आपका वो घाव जल्दी ठीक होता है। तो इसका कमी हो जाएगा तो आपको ब्लड का थक्का जमेगा ही नहीं, जिसके आपको ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा रक्तस्राव होता है इसकी कमी के कारण। इसका आपको वैज्ञानिक नाम होता है आपको फ्लुकोक्विनोन, ई का टेकोफेरॉल, डी का कैल्सीफेरॉल, ए का रेटिनॉल। इसको भी साथ साथ याद रखते करते चलेंगे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 125 नंबर की जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है। 125 का राइट आंसर डी हो जाएगा आपको, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, क्या कह रहा है कि जंतुओं के किस समूह का उनकी नाम कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नालतंत्र पाया जाता है, उनके चलन में सहायक है आपको इकाइडोनोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर कि भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है। भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है, तो 126 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 35,786 किलोमीटर। इसको अप्रॉक्स में हम लोग मान सकते हैं कि 36,000 किलोमीटर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं बुक में कि 36,000 किलोमीटर आपको भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। लेकिन अगर ये दिया है कि एग्जैक्ट में शायद दिया होगा ये कि 35,786 किलोमीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 127 नंबर के फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है। ये फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है आपको किसके दौरान होता है, तो 127 का सी हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट से। जो थर्मल पावर प्लांट जो होता है ना, उसी से आपको फ्लाई ऐश प्रदूषण फैलता है। 128 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। जहाजों, देखिएगा 128 का आपको राइट आंसर देखते हैं हम लोग कि जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, ये तो आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। आर्किमिडीज का सिद्धांत का मतलब होता है कि प्लावन करना, पानी पे आपको जो चीज़ प्लावन कर रहा है, तैरने लग रहा है, वो आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका सही है। हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग, तो हवाई जहाज जो आपको आसमान में जो हो रहा है उसके पंखों की जो डिजाइनिंग है, ये आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आपको यही राइट आंसर 128 का बी हो जाएगा। हाइड्रोमीटर है, इलेक्ट्रोमीटर भी है, आपको आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। हवाई जहाज के जो पंखा जो है ना, उसके डिजाइनिंग बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये किसके सिद्धांत पर होता है, बर्नौली के प्रमेय, बर्नौली प्रमेय। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि हवाई जहाज के पंखों के जो डिजाइनिंग है बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर आधारित होता है, ना कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 नंबर की इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ है, यानी कि EEG का ये फुल फॉर्म होता है। इस तरह से देखिए फुल फॉर्म ही पूछ देता है कि EEG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है फुल फॉर्म। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, तो किस में किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो 129 का राइट आंसर तो सी हो जाएगा आपको, एपिलेप्सी को पहचानने के लिए। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो होता है ना, ये आपको 129 का सी हो जाएगा आपको कि एपिलेप्सी को पहचानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 130 नंबर के परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। ये किसने कहा कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथों पर घूमता है। तो 130 का यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, बोहर ने कहा था। किसने कहा था, बोहर ने। 131 नंबर प्रश्न है कि पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है। कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों को मिट्टी से प्राप्त होता है। 131 का ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, नाइट्रोजन आपको पौधों की जड़ों से आपको मिट्टी से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 132 नंबर की, वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु हैं। तो 132 का आपको राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा, एरिथ्रोज, जाइलोज, फिर मैनोज। ये आपको बढ़ते क्रम में है कार्बन परमाणु। ठीक है, 100
133 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है। 133 का ए हो जाएगा विचलन विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। विचलन भी घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर। यानी कि जैसे आपको सौर स्पेक्ट्रम इस तरह से जो होता है ना, यहाँ से आपको गुजारेंगे सफ़ेद प्रकाश, आपको श्वेत प्रकाश को 7 भागों में ये जो बढ़ जाता है, तो बैंगनी क्या कर रहा है, बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है, विचलन घटता है, विचलन भी घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है। 134 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि नीचे देखिए आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। घास, टीडा, मेढक, सांप, बाज। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान देंगे 134 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा आपको 5000 किलो जूल। पीडीएफ से आप लोग इसको देख करके देखेंगे कैसे आपको इसको सोल्व किया गया है। 135 नंबर प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा, आंखों के लिए, आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो 135 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा यहाँ पर मेलानिन। ठीक है ना, हमारे बाल का हो गया, चाहे त्वचा कहिए, चाहे आंखों के रंग के लिए जो त्वचा का जो रंग होता है, इसको कौन सा आपको मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, तो मेलानिन आपको उत्तरदायी होता है, मेलानिन। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम एक दोस्तों में अपने शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि आपके जो कमज़ोर दोस्त हैं, आपको फ्रेंड हैं, जो उनको भी लाभ प्राप्त हो सके, जो अभी ये बुक प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए आपको लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।